हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज का ये जो केस है, ये एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग केस है और इसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा धक्का लगने वाला है और आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो सीधा शुरू करते हैं हम अपना आज का केस। ये केस है निकोलस प्रॉस्पर का, जिसका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 2005 में। वो पला बड़ा था ल्यूटन में, जो कि यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। वो यहाँ पर अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। और ऐसा बताया जाता है कि जब निकोलस बड़ा हो रहा था तो उसका जो बचपन था, उसका जो चाइल्डहुड था, वो बहुत ही अनइवेंटफुल था। ऐसा नहीं था कि कुछ गड़बड़ हुई हो उसके बचपन में या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो। उसकी माँ का नाम था जूलियाना। वो अर्जेंटीना से माइग्रेट होकर यूके आई थी और उसके बाद यहाँ आकर बस गई थी। जब वो यंग थी तब उनकी मुलाकात हुई थी निकोलस के डैड से और उनका नाम था रे। बाद में इनके 3 बच्चे हुए साथ में, और इनमें से जो सबसे बड़ा बच्चा था उसका नाम था निकोलस, जिसके बारे में आज का ये केस है। इनकी जो जिंदगी थी साथ में, वो बहुत ही एक अच्छी जिंदगी थी। एकदम क्वाइट लाइफ ये जी रहे थे और निकोलस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी घर पर। और अगर हम उसके स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी उसको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। उसको कभी भी बुली नहीं किया गया और सब कुछ एकदम, जिसे कहते हैं कि नॉर्मल चल रहा था। जब निकोलस 8 साल का हुआ, 8 ईयर्स ओल्ड हुआ, तब उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए, अलग हो गए, यानी कि उनका डिवोर्स हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि इसका उसके ऊपर एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा। उसके बाद से कहीं ना कहीं उसका संतुलन खराब हो गया। इसके बाद धीरे धीरे निकोलस अपने हाई स्कूल में पहुंचा और इसके बाद जो चीजें थी अचानक से डाउनहिल जाने लगी। सब कुछ उसके लिए गलत होने लगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये हुआ कि निकोलस का एक छोटा सा ग्रुप था फ्रेंड्स का, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वो अपने इस फ्रेंड ग्रुप से आइसोलेट होता जा रहा था, अलग होता जा रहा था। और ना सिर्फ अपने फ्रेंड से बल्कि अपनी फैमिली से भी वो सबसे अलग थलग रहने लगा था। उसको लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होने लगी थी। ये कहा जा सकता है कि वो सोशली ऑकवर्ड हो चुका था और उसको बस अपने बेडरूम में अपने आप को लॉक रखना पसंद था। वो अपने बेडरूम में दरवाजा बंद करके अंदर रहता था अपने आईपैड के साथ। और धीरे धीरे उसकी माँ ने भी ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया था। वो देख रही थी कि अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट करता जा रहा है और इस कारण से वो उसकी हेल्प भी करना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि ऐसा उनके बेटे के साथ क्या हुआ है कि वो इतना ज्यादा अलग थलग रहने लगा है। जब उनको कुछ भी खुद समझ में नहीं आया तो वो उसको एक लोकल चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ टीम के पास लेके गई। लेकिन निकोलस ने किसी भी तरह की कोई भी सर्विस रिफ्यूज कर दी। उसको कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी, उसने साफ साफ कह दिया। और उसके बाद वो उस टीम के पास एक दो बार जाने के बाद कभी गया भी नहीं। अब हम सीधे चलते हैं सितंबर 2022 की तरफ। यानी कि ये जो केस है बहुत पुराना नहीं है। और इस समय जो निकोलस था वो 16 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। और अब यहाँ पर ये जो केस था ये अपना शेप लेना शुरू कर चुका था। इस समय जो निकोलस और उसकी फैमिली थी, वो ली बैंक बिल्डिंग के 8th फ्लोर में रह रहे थे, जो कि ल्यूटन में ही था। इधर जो उसकी माँ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जूलियाना, वो अर्जेंटीना से माइग्रेट होकर आई थी जब वो यंग थी। और ऐसा बताया जाता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही लविंग और बहुत ही अमेजिंग मदर थी अपने सारे ही बच्चों के लिए। वो फुल टाइम जॉब करती थी अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी और उनको अपने बच्चों को खुद ही सपोर्ट करना था, उनके लिए पैसा कमाना था। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि वो फुल टाइम जॉब करने के बावजूद भी बहुत सारे अमेजिंग कॉजेज से जुड़ी हुई थी। जो उनका स्पेयर टाइम था उसमें वो लोगों की मदद करती थी। वो चैरिटी के लिए मनी रेज करती थी। वो एक बहुत ही अच्छी एथलीट थी। और साथ ही वो एक वॉलेंटियर ग्रुप का हिस्सा भी थी, जो कि जो बहुत ज्यादा सिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए पैसा जमा करते हैं। तो यानी कि ओवरऑल कहा जा सकता है कि वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। और वो अपनी फैमिली के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रही थी। इधर जैसे कि मैंने आपको बताया कि निकोलस तो इनका सबसे बड़ा बेटा था। साथ ही इनके दो और बच्चे भी थे। इनमें से जो दूसरा बेटा था उसका नाम था काइल। और साथ ही एक बेटी भी थी जिसका नाम था जजेल। जो काइल था वो निकोलस से 2 साल छोटा था। और उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही कीन फुटबॉल और बॉक्सिंग फैन था। वो काफी फनी था और बहुत ही अच्छे उसके कुछ फ्रेंड्स थे। साथ ही ये भी बताया जाता है कि वो टिकटॉक पर भी था और उसका टैलेंट टिकटॉक पर दिखता था। उसके अंदर काफी मैसिव पोटेंशियल था और वो ऐसा ओवरऑल कहा जा सकता है कि काफी एक अच्छा लड़का था। अगर हम इनकी बहन जजेल की बात करें तो वो सबसे छोटी थी। वो निकोलस से 5 ईयर्स छोटी थी।
और इस समय यानी कि 2022 में वो केवल 11 इयर्स ओल्ड थी। और अगर हम काइल की बात करें यानी कि निकोलस के छोटे भाई की, तो उसकी एज इस समय 14 इयर्स थी। जज़ेल के बारे में बताया जाता था कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो बहुत केयरिंग थी, लवेबल थी और हमेशा हैप्पी रहा करती थी। उसको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार था और अपने दोनों भाइयों से भी। वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थी और ऐसा लगता था कि उसके सामने उसका एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। अब हम वापस निकोलस की तरफ चलते हैं। अब तक निकोलस हाल ही में अपना हाई स्कूल फिनिश कर चुका था और अब उसकी माँ उसको एनकरेज कर रही थी कि तुम्हें सिक्स फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसके लिए निकोलस बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहीं से अब सब कुछ इस केस में गलत होने वाला था। अगर हम यूके की बात करें तो हो सकता है कि आपको सिक्स फॉर्म के बारे में पता ना हो। ये जो सिक्स फॉर्म होता है वो यूके में बेसिकली 2 साल की एजुकेशन होती है और ये 16 टू 18 ईयर्स तक चलती है। अगर किसी को सिक्स फॉर्म नहीं करना है तो वो किसी और कॉलेज में भी जा सकता है या कोई अप्रेंटिस भी कर सकता है। लेकिन अगर हम सिक्स फॉर्म की बात करें तो बेसिकली ये आपकी बेसिक एजुकेशन के लास्ट 2 इयर्स होते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ 12th होता है उस तरह से आप मान लीजिए कि वहां पर सिक्स फॉर्म होता है। लेकिन जो निकोलस था वो इसे करने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जब उसकी माँ ने जिद की या कहीं कह सकते हैं कि उसको प्रोत्साहित किया, उसको एनकरेज किया, तो वो मान गया सिक्स फॉर्म करने के लिए। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। अब उसने अपने ए लेवल्स पढ़ने शुरू कर दिए। उसने साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और आर्ट ये सब्जेक्ट लिए। और जब वो ये पढ़ाई कर रहा था यानी कि सिक्स फॉर्म कर रहा था, तो उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वो अभी भी हर किसी से कंप्लीटली आइसोलेटेड था। वो किसी से भी बात नहीं करता था, अपने किसी भी क्लासमेट से बात नहीं करता था। वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। और अगर उससे कोई बातचीत करे या कोई बात हो जाए तो वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देता था, हर समय लड़ाई करने के लिए तैयार रहता था। इसके अलावा वो अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा नाराज था। वो ये मानता था कि उसकी माँ ने जबरदस्ती उसको यहाँ पर भेजा है और उसको ये पढ़ाई नहीं करनी थी। अब हम चलते हैं मार्च 2023 की तरफ। अब जो निकोलस था ये ड्रॉप आउट कर जाता है इस सिक्स फॉर्म से, यानी कि अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद जो निकोलस था वो जॉब करना शुरू कर देता है। वो शेल्फ्स को स्टॉक करने की जॉब करने लगता है, यानी कि किसी भी स्टोर में जो शेल्फ्स होते हैं उनको सामान से स्टॉक किया जाता है, इस तरह का काम वो पकड़ लेता है। लेकिन जल्दी ही उसको इस काम से भी निकाल दिया जाता है। अब किस कारण से उसको निकाला जाता है इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद उसने कभी भी कोई दूसरी जॉब नहीं की। ना ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश की, ना उसने किसी और चीज की पढ़ाई करने की कोशिश की। बस वो पूरी तरह से अपने आप में डूब गया और उसने यही मान लिया कि अब उसको कुछ नहीं करना है। अब जो निकोलस था उसने पूरी तरह से अपने आप को बेडरूम में लॉक कर लिया था। वो बहुत ही कम अपने बेडरूम से बाहर निकलता था। ये भी बताया जाता है कि अब वो बहुत सारी शेडी वेबसाइट्स में विजिट करने लगा था। वो डार्क वेब में जाने लगा था। और अब वो जो डार्क वेब के डेंजरस इलीगल कंटेंट होते हैं उनसे फैसिनेट होने लगा था। बेसिकली वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था क्राइम रिलेटेड टॉपिक्स में। उसने नोटोरियस सीरियल किलर्स के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी। मास मर्डर्स के वीडियोस वो देखा करता था। जितने भी सेक्सुअल प्रीडेटर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाई किया करता था, उनको देखा करता था, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किया करता था। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत बात है कि आपका इन चीजों में इंटरेस्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन इसका जो इंटरेस्ट था वो पूरी तरह से अपनी हदें पार कर चुका था, क्योंकि ये सिर्फ यही कंटेंट देख रहा था। इसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था, जो कि काफी डिस्टर्बिंग था। वो यानी कि निकोलस इन वीडियोस को केवल क्यूरियोसिटी या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं देख रहा था। वो इनको आइडलाइज करने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि ये जितने भी लोग हैं सीरियल किलर्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरह से उनको वर्शिप करने लगा था। ये एक चीज से ट्रूली ऑब्सेस्ड हो चुका था और वो थी स्कूल शूटिंग्स। यानी कि आपको पता ही होगा कि यूके में, यूएस में, स्पेशली यूएस में बहुत सारी स्कूल शूटिंग्स हुई हैं। यानी कि बच्चे गन लेकर जाते हैं स्कूल में और बहुत सारे बच्चों को मार देते हैं। तो इस तरह की जो शूटिंग्स होती हैं उनसे ये ऑब्सेस्ड हो चुका था। जब उसको अपने इस ऑब्सेशन के बारे में पता चला तो उसने जितनी भी स्कूल शूटिंग्स हुई थी उन सब के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। जितनी भी जानकारी उसको मिली उसको उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसको एक स्कूल शूटिंग के बारे में पता चला
जो हुई थी सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में। ये जो थी ये उसकी फेवरेट स्कूल शूटिंग बन चुकी थी। हालांकि ये कहना कि कोई भी स्कूल शूटिंग फेवरेट हो सकती है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है, बहुत ज्यादा सिक है, लेकिन ऐसा सच में था। ये सच में उसकी फेवरेट स्कूल शूटिंग थी। जिस लड़के ने इस स्कूल शूटिंग को किया था वो था 20 years ओल्ड एडम लेंजा। अब इस एडम नाम के लड़के को ये ना सिर्फ आइडियलाइज करने लगा था, बल्कि उसको ऐसा लगने लगा था कि मुझे भी इसकी तरह बनना चाहिए। अब निकोलस को ये लगने लगा था कि उसको भी इसी तरीके का एक अटैक प्लान करना चाहिए, और एक ऐसा अटैक जो कि एडम लैंजा से भी बुरा हो। इसी दौरान निकोलस को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में पता चला जहां पर आप एक्चुअल मर्डर्स देख सकते थे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजों में उसका इंटरेस्ट था और किस तरह की चीजें इस डार्क वेब पर मौजूद है। अब उसको एक वेबसाइट के बारे में पता चल चुका था। अब ना तो इस वेबसाइट का नाम मुझे पता है, और ना मुझे पता होता तो मैं आपको बताती, और ना ही मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन इसको एक ऐसी वेबसाइट मिल चुकी थी जिसके कम से कम 3 मिलियन मेंबर्स थे, 3 मिलियन मेंबर्स। और अब आप समझ ही सकते हैं कि चीजें कितनी ज्यादा इस दुनिया में खराब हो चुकी हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लाइव मर्डर्स देख रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट है इस तरह की चीजों में, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये जो वेबसाइट थी, इसमें स्कूल शूटिंग्स को दिखाया जाता था, मर्डर्स दिखाए जाते थे, टेररिज्म दिखाया जाता था, बी हेडिंग्स दिखाई जाती थी, डॉग्स लोगों को मार रहे हैं, एग्जीक्यूट किया जा रहा है लोगों को। इस तरह के बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियोस इस वेबसाइट पर अवेलेबल थे, और वो लगातार इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा था। अब निकोलस इस वेबसाइट को तो देख ही रहा था, लगातार रिसर्च कर रहा था इस वेबसाइट पर स्कूल शूटिंग्स को लेकर। बहुत सारे मर्डर वीडियोस वो देख चुका था, लेकिन अब साथ ही में उसका एक नया इंटरेस्ट सामने आने लगा था, और वो था बच्चों की इनडिसेंट इमेजेस को देखना। निकोलस ने, जबकि अभी वो केवल 17-18 ईयर्स का था, तब तक वो कम से कम 200 वीडियोस देख चुका था बच्चों के इस तरह के इनडिसेंट वीडियोस। और ये कोई साधारण बच्चे नहीं, बल्कि बहुत ही छोटे बच्चे थे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 4 to 6 ईयर्स है। यहां तक कि निकोलस ने पीडियोफाइल ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लिए थे ट्विटर पर, और अब लगातार उसे इस तरह का मटेरियल अवेलेबल हो रहा था। वो जो बाकी पीडियोफाइल थे उनसे ओपनली अपना अट्रैक्शन जो बच्चों के प्रति उसको था उसको डिस्कस कर रहा था। वो बहुत सारे ऐसे लोगों से जो घटिया इंसान थे, जो बच्चों में इस तरह का इंटरेस्ट रखते थे, उनके प्रति बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुका था, और खुलेआम वहां पर इस तरह की डिस्कशन हुआ करते थे। यहां तक कि इस तरह की आइडियोलॉजी को वो बढ़ावा दे रहा था, उनको प्रमोट कर रहा था। और इसके अलावा वो ये भी कहा करता था, इस तरह के फोरम से उसने खुद लिखा है कि ये एक आदमी का अधिकार होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ गलत काम कर सके, यानी कि ये लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। और अगली बात जो उसने कही, उसको कहते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा है, लेकिन उसकी किस तरह की मेंटेलिटी थी उसको बताने के लिए मुझे ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि जितने भी विक्टिम्स होते हैं, जो बच्चे इस तरह के अब्यूज के शिकार होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के, उसके जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं बच्चे, उनको इस बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। उनको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई गलत काम हुआ है उनके साथ। उसने कहा कि ये तो बच्चों के लिए एक प्रिविलेज है कि उनको इस तरह का एक्सपीरियंस मिल गया। और जो सबसे खतरनाक बात उसने इस वीडियो में कही वो ये थी कि उसने इस बात को प्रमोट किया कि जो एडल्ट्स होते हैं उनको ये अधिकार होना चाहिए कि जो मरे हुए बच्चे होते हैं उनकी बॉडीज के साथ वो संबंध बना सके। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह की चीजों को वो खुलेआम वीडियो बनाकर प्रमोट कर रहा था। तो अब निकोलस इस तरह का एक व्यक्ति बन चुका था, और वो सोसाइटी के बीच में रह रहा था, और किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके आसपास भी इस तरह के लोग मौजूद हो सकते हैं जिनकी मेंटेलिटी किस हद तक खराब है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब जब इस तरह की खुलेआम बातें उसने इस तरह के फोरम्स में लिखी, वो इतनी ज्यादा ग्राफिक थी, इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग थी कि उसे इन सारी जगहों से ब्लॉक कर दिया गया। जो इस तरह के फोरम्स थे जो इन चीजों को बढ़ावा नहीं देते, उससे इसका सारा कंटेंट हटा दिया गया। लेकिन अभी भी वो लगातार डार्क वेब में जो ऊटपटांग वेबसाइट्स थी उनमें पूरी तरह से एक्टिव था। जिन फोरम्स से वो ब्लॉक किया गया था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फोरम्स थे, उसमें खुलकर लोग अपनी बात कहते थे, लेकिन उनको भी इसकी बातें इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगी
कि वहां से भी इसको निकाला गया, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी घटिया बातें वहां पर कर रहा होगा। अब यहाँ से उसका बिहेवियर और ज्यादा घटिया होता चला गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की शूटिंग से। और जब उसने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की तो वो इसके एक विक्टिम से भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। एक बच्ची जो कि इसी स्कूल में पढ़ा करती थी, जो कि इस शूटिंग के दौरान केवल 6 years ओल्ड थी, और जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकती, उसे हम गर्ल सी कह सकते हैं। वो इससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था और उसने इसकी बहुत सारी इमेजेस इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। वो सेक्सुअल किक्स लेने के लिए उसकी इमेजेस देखा करता था, और जो अगला काम उसने किया वो अनथिंकेबल था। ये जो निकोलस था वो इस गर्ल सी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया कि उसने इस गर्ल सी की माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। अब आपको पता है कि गर्ल सी यहाँ पर विक्टिम थी, यानी कि शूटिंग्स में मारी गई थी, तो उसकी माँ कितनी ज्यादा दुखी होगी, कितनी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होगी। लेकिन उसने किसी तरीके से गर्ल सी की माँ का फोन नंबर पता कर लिया और लगातार उसको मैसेजेस करने लगा, उससे लगातार बातचीत करने की कोशिश करता रहा, उसको पूरी तरह से हरास करने लगा और उसको स्टॉक भी करने लगा, क्योंकि वो उसकी बेटी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। हालांकि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल सी की माँ ने शायद उसको ब्लॉक वगैरह भी कर दिया होगा। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसको इसने बहुत ज्यादा हरास किया, बहुत ज्यादा स्टॉक करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो उसका अगला ऑब्सेशन था वो एक चाइल्ड कैरेक्टर था, जो कि एक वीडियो गेम का चाइल्ड कैरेक्टर था। अब ऑब्वियसली ये जो कैरेक्टर था ये फिक्शनल था। वो अगर इस कैरेक्टर से ऑब्सेस्ड भी था तो वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि ये जो कैरेक्टर था जिससे ऑब्सेस्ड हुआ वो एक बच्ची थी, भले ही वो फिक्शनल हो। तो ये जो चाइल्ड कैरेक्टर था इस वीडियो गेम का, उसका नाम था क्लेमेंटाइन, और वो था वॉकिंग डेड वीडियो गेम से। अब निकोलस पूरे टाइम इसी गेम को खेलता रहता था, वो सेक्सुअली से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। वो इस बच्ची से, यानी कि इस चाइल्ड कैरेक्टर से बातचीत किया करता था पूरे टाइम, उसके बारे में पोस्ट बनाया करता था, वीडियोस बनाया करता था, और इन सारी चीजों को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और जताता था कि उसको इस कैरेक्टर से कितना ज्यादा प्यार है। वो वीडियोस में कहा करता था कि जो क्लेमेंटाइन है वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो इसका एक बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर है, और यहां तक कि उसने एक वीडियो में ये भी कहा कि मुझे क्लेमेंटाइन ने चूज किया है, मैं उसके द्वारा चूज किया हुआ इंसान हूं। उसने कहा कि जिस तरह से क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट गाइड करते हैं, उसी तरीके से जो क्लेमेंटाइन है वो मुझे गाइड करती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक तरह से इस कैरेक्टर की, यानी कि क्लेमेंटाइन की पूजा करने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, निकोलस बहुत ज्यादा इस दुनिया से दूर होता जा रहा था। वो शायद ही अब किसी से बातचीत किया करता था। अगर वो किसी से बातचीत करता था तो वो केवल अननोन लोग होते थे जो कि ऑनलाइन इसको मिलते थे, यानी कि ऑनलाइन लोगों से तो ये बात करता था, चैटिंग करता था, लेकिन आसपास के किसी भी लोगों से बात नहीं करता था। इस तरह के लोगों से ये अपने ट्रबलिंग व्यूज शेयर कर सकता था, और इसी कारण से ये उनसे बातचीत करता था, क्योंकि इसे पता था कि मैं पकड़ में नहीं आऊंगा चाहे मैं ऑनलाइन कुछ भी कर लूं। अब इस समय निकोलस की एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड क्या थी ये तो पता नहीं है, लेकिन बस ये पता है कि उसके अंदर कोई भी इम्पैथी नहीं थी, उसके अंदर कोई भी रिमोर्स नहीं था, वो जो कुछ भी कर रहा था। और इसी कारण से वो लगातार ग्राफिक कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम करता चला जा रहा था, और इसको लेकर उसे कोई भी गिल्ट नहीं था। अब वो इतने सारे लोगों का मर्डर ऑनलाइन देख रहा था कि उसके अंदर अब ऐसा लगता है कि कोई भी इमोशंस बचे ही नहीं थे, वो बहुत ज्यादा रेडिकल होता जा रहा था। और चीजें वहां से और ज्यादा बिगड़ती चली गई जब निकोलस ने अपनी खुद की स्कूल शूटिंग को प्लान कर लिया, और शायद वो शुरू से यही चाहता था। लेकिन यहां से अब वो फटाफट आगे बढ़ा, उसको जल्दी ही इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। वो ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च कर चुका था, लेकिन अब उसने अपनी सीरियस प्लानिंग शुरू कर दी थी। वो चाहता था कि वो जो स्कूल शूटिंग करे वो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट हो, सबसे ज्यादा खतरनाक हो, और उसके बारे में उसने एक एक सिंगल डिटेल प्लान कर ली थी। सबसे पहले उसने ये डिसाइड किया कि किस दिन वो इस स्कूल शूटिंग को एग्जीक्यूट करेगा। वो था फ्राइडे द 13th, और ये आना था सितंबर 2024 में। उसने फ्राइडे द 13th इसलिए चुना क्योंकि ये जो डेट थी ये सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। अभी हम इस समय केस में सितंबर 2023 में हैं, तो यानी कि वो अगले साल, एक साल बाद की शूटिंग प्लान कर रहा है।
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डेट सुनने में काफी अच्छी लगती है। अब उसे पता था कि उसके पास पूरा एक साल है, इसीलिए धीरे धीरे वो अपने इस प्लान पर काम कर रहा था। उसने हर एक सिंगल छोटी छोटी डिटेल्स पर काम करना शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी सक्सेस में कोई भी बाधा पड़े। वो सबसे खतरनाक शूटर बनना चाहता था, और वो तभी हो सकता था जबकि उसकी प्लानिंग परफेक्ट हो। अब निकोलस को स्कूल चुनना था, यानी कि लोकेशन चुननी थी जहां पर उसे ये शूटिंग करनी थी। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने ही पुराने, जिसमें उसने खुद पढ़ाई की है, उस प्राइमरी स्कूल में शूटिंग करेगा, यानी कि सेंट कैथोलिक स्कूल, जो कि ल्यूटन में था। सबसे पहले तो उसने ये स्कूल इसलिए चुना क्योंकि ये उसका अपना स्कूल था और उसका लेआउट उसे अच्छी तरीके से पता था। इसके अलावा उसको सारी इंफॉर्मेशन पता थी, सिक्योरिटी सिस्टम्स पता थे, उसको पता था कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से भाग सकता है। इस कारण से उसने वो लोकेशन फाइनल कर ली थी। अब उसको वेपन्स के बारे में सोचना था। अब ऑब्वियसली उसको एक गन की जरूरत थी, इसलिए उसने बहुत सारी रिसर्च करनी शुरू कर दी फायर आर्म्स के बारे में कि कौन सी गन सबसे अच्छी रहेगी। अब जो यूके है, वहां पर यूएस की तरह सिस्टम नहीं है कि कोई भी गन खरीद सकता है। वहां पर गन्स इलीगल हैं और बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। इस बीच निकोलस ने बहुत सारे नाइव्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। ये नाइव्स भी उसके इस अटैक में काम आने वाले थे। अब निकोलस ने यह सोचा कि वो किस तरह के कपड़े पहनने वाला है हमले के दौरान। निकोलस ने डिसाइड किया कि वो इस तरह के कपड़े पहनेगा जिससे वो दूर से नजर आ जाए। तो उसने डिसाइड किया था कि वो एक ब्राइट येलो कलर की जैकेट पहनेगा और साथ ही ब्राइट येलो कलर का बकेट हैट लगाएगा। साथ ही उसके जो शूज हैं वो भी येलो रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से येलो कलर की यूनिफॉर्म में जाने वाला था। उसने येलो कलर इसलिए चुना था क्योंकि वो ब्राइट होता है और दूर से नजर आ जाता है। वो चाहता था कि उसकी जो पिक्चर्स हैं जो बाद में छपेंगी, तो वो अलग से ही रिकॉग्नाइज्ड हो जाना चाहिए, वो अलग से दिख जाना चाहिए कि ये अटैकर है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनेंगी, जब पूरी तरह से ये जो खबर है सुर्खियों में रहेगी, न्यूज में दिखाया जाएगा, तो वो दूर से नजर आना चाहिए कैमराज में। और इसी कारण से उसने बिल्कुल ब्राइट ड्रेस चुनी थी अपने लिए। अब उसने ये डिसाइड किया कि कम से कम उसे कितने विक्टिम्स चाहिए, यानी कि कितने बच्चों की उसको हत्या करनी है। तो उसने अपनी रिसर्च की और उसने पाया कि जो वर्स्ट शूटिंग रही है वो रही है वर्जीनिया टेक शूटिंग, जो कि हुई थी 2007 में। और वहां पर 33 बच्चे मारे गए थे। अब इसने डिसाइड किया कि उसको कम से कम 34 विक्टिम्स चाहिए। अगर वो 34 बच्चे मारता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल शूटर बन जाता। इस कारण से वो 34 बच्चों को मारना चाहता था। और इनकी जो एज रेंज थी वो 4 to 5 years होनी चाहिए, उसने ये सोचा था, यानी कि 4-5 साल के बच्चों को वो मारने वाला था। क्योंकि वो चाहता था कि वो सबसे छोटे बच्चों को मारे, उससे भी उसका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। अब जैसे जैसे अगला साल बीतता जा रहा था, इसकी जो प्लानिंग थी वो बहुत तेजी से एस्केलेट होती जा रही थी। निकोलस ने एक गन क्लब ज्वाइन कर लिया था ल्यूटन में, और उसने फायर आर्म्स किस तरह से हैंडल की जाती हैं, किस तरह से यूज की जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा मैनचेस्टर बॉम्बिंग्स पर उसने रिसर्च करना, बहुत ही मेटिकुलस रिसर्च करना शुरू कर दिया था, जो कि हुई थी एरियाना ग्रांडे कॉन्सर्ट में 2017 में। और ये दुनिया का जो सबसे बड़े मास मर्डर्स हुए हैं उनमें से एक इवेंट था। उसने इस प्राइमरी स्कूल में फोन भी किया था और उनसे पूछना शुरू कर दिया था कि वहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, इस तरह की चीजें वो स्कूल वालों से लगातार पूछ रहा था। उसने रिसेप्शनिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। वो चाहता था कि इसी के अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि स्कूल वालों ने उसे क्या जवाब दिए, लेकिन यही उम्मीद है कि उन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन इसको नहीं दी होगी। अब धीरे धीरे उसने इस स्कूल की सर्विलेंस करनी शुरू कर दी। वो स्कूल के आसपास घूमता रहता था, स्कूल गेट्स के बाहर घूमता रहता था, वहां की फोटोज, वहां की वीडियोस लेता रहता था। स्टाफ की फोटो, वहां के बच्चों की, वहां के जो पेरेंट्स आते थे उनकी वीडियोस बना रखी थी। उसने स्कूल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाउनलोड कर रखी थी। यहाँ तक कि उसने पता नहीं कहाँ से स्कूल के लेआउट के डायग्राम्स निकाल लिए थे। उसने डिटेल्ड नोट्स बनाए हुए थे हर चीज के बारे में कि वो वहां पर क्या करने वाला है। इस बीच उसने बहुत सारे कंसर्निंग वीडियोस भी बनाए अपने, जिसमें वो एक फायर आर्म यूज करने की एक्टिंग कर रहा है। वो एक वुडन पीस लेता है, उसको एक गन की तरह चलाने की एक्टिंग करता है। वो वहां पर वॉक कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। ये सारी चीजें देखने में बहुत ज्यादा चिलिंग है। उसके बाद उसने एक दिन बैठकर अपना एग्जैक्ट प्लान लिखा, उसका पूरा नोट बनाया।
वो सब कुछ लिख रहा था कि उसे किस दिन ये सब कुछ करना है, किस तरह से वो स्कूल शूटिंग्स को कैरी आउट करेगा। उसने अपने नोट्स में लिखा था कि वो 8:40 AM पर अपने घर से बाहर निकलेगा और उसके बैग में, जो कि उसके कंधों पर टंगा होगा, उस बैग में उसकी शॉटगन होगी और साथ ही 30+ शेल्स होंगे। वो अपनी माँ की बाइक को यूज करेगा वहां पर जाने के लिए। वो स्कूल में 9 बजे से पहले पहुंच जाएगा, जबकि बच्चे एक साथ होंगे और वो प्रेयर कर रहे होंगे, या हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन का, उनकी अंदर आने का, बैठने का ये सारा काम चल रहा हो। वो जो स्कूल के गेट्स हैं उनसे क्लाइम करके, उनसे कूद कर अंदर पहुंचेगा। जो सामने ग्लास डोर है उसको शूट करके फोड़ देगा। उसके बाद अपनी गन को रीलोड करेगा। उसके बाद वो एक क्लासरूम में घुसेगा, वहां पर चिल्लाएगा कि एक रॉबरी है और उनसे कहेगा कि हर कोई नीचे झुक जाओ। सबसे पहले वो 2 टीचर्स को मारेगा, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके वो बच्चों को मारेगा। अभी तक शायद पुलिस वाले गेट तक पहुंच चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लासरूम में जाऊंगा, वहां पर 2-3 लोगों को और मारूंगा और उसके बाद अपनी भी जान ले लूंगा। लास्ट में जहां पर ये लेटर फिनिश होता है, उसने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स एवर। लेकिन जो निकोलस था वो केवल इन्हीं मर्डर्स की प्लानिंग नहीं कर रहा था उस दिन, यानी कि फ्राइडे द 13th को, बल्कि उस दिन उसको कुछ और लोगों की भी हत्या करनी थी। वो कुछ और लोग थे उसकी एंटायर फैमिली, यानी कि उसकी माँ, उसका भाई और उसकी बहन। उसकी जो फुल प्लानिंग थी वो ये थी कि उस दिन वो सुबह सुबह उठेगा, अपनी शॉटगन उठाएगा, अपनी माँ के बेडरूम में जाएगा, अपनी माँ को शूट करेगा और उसके बाद अपने भाई के रूम में जाएगा, उसको भी शूट करेगा। उसके बाद वो अपनी बहन के कमरे में जाएगा। तब तक उसकी बहन की एज 13 ईयर्स हो जाने वाली थी। उसका ये प्लान था कि वो अपनी बहन का रेप करेगा, उसके बाद उसको शूट करेगा, उसको भी बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह मार डालेगा और उसके बाद आगे चलकर उसी दिन उसको स्कूल शूटिंग्स करनी थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसको किसी से भी कोई लेना देना नहीं था। अब हम चलते हैं 1 साल बाद, यानी कि 12 सितंबर 2024 की तरफ। अब ये जो इसकी प्लान्ड स्कूल शूटिंग थी उसमें सिर्फ एक दिन बाकी था। ये 12th की मैं बात कर रही हूँ और अगले दिन यानी कि 13th को अब इसको स्कूल शूटिंग और अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करना था। 12th को निकोलस ने पूरा दिन एक गन खरीदने की कोशिश की। वो चाहता था कि उसे कहीं से भी एक गन मिल जाए, क्योंकि अभी तक गन का इंतजाम नहीं हो पाया था। उसने ऑनलाइन भी गन खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था और हो भी नहीं सकता था। फिर उसने फाइनली पता नहीं कैसे एक गन सेलर से मीटिंग अरेंज की, ऐसे डीलर्स जो कि गलत तरीके से गन्स बेचते थे, इलीगल तरीके से। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बीच, यानी कि 12 तारीख जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, उससे पहले इसने एक बार एक गन डीलर से और भी एक मीटिंग अरेंज की थी। वो लोग गन लेकर इससे मिलने भी आए थे, लेकिन शायद इसके पास पैसा नहीं था, तो इसने उन लोगों से गन लूटने की भी कोशिश की थी। तो पता नहीं कैसे ये उन्हीं लोगों से गन लूट रहा था जिनके पास इतनी सारी गन्स थी। लेकिन इसने अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया था, वहां से भाग गया था। लेकिन फाइनली अब ये 12 तारीख को, 12 सितंबर 2024 को एक गन सेलर से मिलने वाला था। और ये जो गन सेलर था ये तैयार हो गया था इसको गन बेचने के लिए। और वो तैयार इसलिए हो गया था क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि निकोलस ने एक फोर्ज्ड फायर आर्म सर्टिफिकेट बना लिया था, यानी कि एक नकली हथियारों का लाइसेंस बना लिया था। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो गन सेलर था उसने इसकी बात पर विश्वास कर लिया था। हालांकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डॉजी हैं, क्योंकि नंबर वन, इस तरह से किसी भी सर्टिफिकेट को फोर्ज करना आसान नहीं है, वो भी इतनी अच्छी तरीके से कि जो गन डीलर है वो बेवकूफ बन जाए। लेकिन जो भी हो, ये जो गन सेलर था इसको गन बेचने के लिए वहां पर पहुंच चुका था और ये सारी चीजें, सारी घटना सीसीटीवी पर रिकॉर्ड भी हो गई थी। निकोलस के घर के पास एक कार पार्किंग थी, वहां पर उसने इस गन डीलर को बुलाया था। अब अगर ये जो गन सेलर था ये इतना ही लीगल काम कर रहा था, सर्टिफिकेट के आधार पर, लाइसेंस के आधार पर इसको गन बेच रहा था, तो ये उससे कार पार्किंग में मिलने क्यों आया? ये शॉप में भी इसको गन बेच सकता था। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा संदेहास्पद थी। लेकिन जो भी था, ये गन डीलर शायद जानता था कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी इसने निकोलस को गन बेची। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि जो निकोलस है ये एकदम कॉन्फिडेंटली इस सेलर के पास आता है। उसके हाथ में उसका सारा का सारा फोर्ज्ड पेपर वर्क था, जो कि एक प्लास्टिक वॉलेट में था। वो कार के पीछे वाले हिस्से में जाता है, अपनी गन्स वगैरह लेता है। ये जो गन थी ये एक डबल बैरल्ड शॉर्ट गन थी और इसके साथ ही वो 100 कार्टिजेस भी खरीदता है। इसके बाद निकोलस
अपने फ्लैट में वापस लौट आता है और उस समय उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो सीधा लिफ्ट के अंदर एंटर करता है, अपने फ्लैट में जाता है और इस लिफ्ट में उस समय उसके साथ एक और व्यक्ति भी था। जैसे ही निकोलस अपने फ्लैट में एंटर होता है, वो सीधा अपने बेडरूम में जाकर बंद हो जाता है और रिसर्च करना शुरू कर देता है कि शॉटगन को कैसे यूज किया जाता है। उसको ये भी पता नहीं था। वो गूगल में टाइप करता है हाउ टू किल समवन विद अ शॉटगन। इसके साथ ही वो ये भी सर्च करता है कि किस तरह से सारा एवेरार्ड का मर्डर हुआ था, जो कि काफी इनफेमस मर्डर था। इसके साथ ही वो नेक्रोफीलिया पर भी बहुत कुछ रिसर्च करना शुरू कर देता है। आपको पता ही है कि अगले ही दिन वो अपनी फैमिली का, अपनी बहन का मर्डर करने वाला है, तो क्या पता उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। इसके बाद निकोलस एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। इस वीडियो में एक बार फिर से वो क्लेमेंटाइन के बारे में, जो कि उसका फिक्शनल चाइल्ड कैरेक्टर था गेम से, उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरी बहन ने इस वीडियो गेम में कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए थे। पता नहीं इसका क्या मतलब था, लेकिन कहता है कि इसके लिए उसको बहुत ज्यादा उसके चेहरे को म्यूटिलेट किया जाएगा। साथ ही इसी वीडियो में कहता है कि मैं क्लेमेंटाइन के द्वारा चूजन हूँ, जिस तरह से जो क्रिश्चियंस होते हैं वो गाइडेड होते हैं जीसस क्राइस्ट के द्वारा। मुझे इसी तरीके से क्लेमेंटाइन ने चुना है और उसी ने मुझे गाइड किया है। My sister decided to make the only correct choices in episode 1 of season 1 of The Walking Dead games, and for that her face will be mutilated further than necessary. I am the chosen one, chosen by Clementine. I am guided, as Christians are guided by Jesus Christ, and there will be no more killings of Larrys in front of Clementine, no more killings of St. John's in front of Clementine. That's the message I want to give out. जब अपने इस वीडियो को फिनिश कर लेता है, उसको फिल्मा लेता है, उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। लेकिन उसका ये प्लान था कि वो पूरी रात जागा रहेगा। वैसे भी वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि शायद उसको नींद आती भी नहीं। तो अब मिडनाइट से लेकर सुबह 4:30 बजे तक निकोलस ने वो किया जो कि करना उसको बहुत ज्यादा पसंद था, सबसे ज्यादा पसंद था। यानी कि उसने ग्रूसम मर्डर्स के वीडियोस देखे, साथ ही उसने एक्सट्रीम एनिमेटेड पोर्नोग्राफी देखी और साथ ही उसने बहुत सारी गूगल सर्चेस भी की और स्पेशली उसने सर्च किया शॉटगन इंजरीज टू द नेक। साथ ही उसने ये भी सर्च किया डज सेक्स विद अ कॉप्स फील गुड। और भी डिफरेंट सर्चेस उसने की, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जैसे कि मैन शूट्स वुमेन इन द हेड एट क्लोज रेंज। तो इस तरह की सर्चेस वो लगातार कर रहा था, रात भर वो यही सब कुछ देख रहा था। अब जैसे जैसे वो इस तरह की वीडियोस देख रहा था, इस तरह की सर्चेस कर रहा था, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। उसका अपने ऊपर से कंट्रोल हटता जा रहा था। सुबह के करीब 5 बजे वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ। उसने अपनी शॉटगन उठाई, वो उसको ट्राई करना चाहता था कि इससे गोली सच में चलेगी या नहीं चलेगी। और उसने डिसीजन लिया कि वो एक टेस्ट शॉट चलाएगा अपने बेडरूम में। उसने अपने बेड पर एक टेडी बियर रखा और सीधा एक शॉट अपने टेडी बियर पर मारा। अब आप समझ ही सकते हैं कि जो घर के अंदर गन शॉट चलाएगा तो एक बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइस होगी, और वही हुआ। वो एक फ्लैट में रहता था और वहां पर आसपास हर जगह ऑब्वियसली फ्लैट्स होते हैं, तो ये जो आवाज थी ये छुपी नहीं रह सकती थी। अब इस शॉट की आवाज सुनकर उसकी जो माँ थी यानी कि जूलियाना, उनकी नींद खुल गई। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो शॉटगन की आवाज थी ऐसा लग रहा था कि उनके फ्लैट से ही आई है। वो सीधा निकोलस के रूम की तरफ गई। उन्होंने निकोलस के डोर को नॉक किया। अब जो निकोलस था पूरी तरह से पैनिक कर गया। उसने सब कुछ 1 साल से बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया था और ये उसके प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। उसको अपनी माँ का मर्डर तब करना था जबकि वो नींद में होती। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब वो जगी हुई हो तब वो उनका मर्डर करे, शायद वो कर ही नहीं पाता। और साथ ही अपनी माँ का, अपनी भाई बहन का मर्डर करने के बाद उसको सीधा स्कूल की तरफ जाना था। लेकिन अब निकोलस को उसकी माँ ने कन्फ्रंट कर दिया था और वो उसके बेडरूम के बाहर खड़ी हुई थी। अब निकोलस ने रियलाइज किया कि फिलहाल उसको अभी अपनी माँ की हत्या करनी पड़ेगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने बेडरूम का डोर खोला। उसकी माँ सामने खड़ी हुई थी और उसने सीधा अपनी माँ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया एक चाकू से। उसकी माँ ने बहुत जरा स्ट्रगल करने की कोशिश की। ये सारा स्ट्रगल इनके हॉलवे में चल रहा था। उसकी माँ ने अपने चेहरे के ऊपर, अपने सीने के ऊपर हाथ रख के इस अटैक को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और इसी कारण से उनके हाथ में बहुत सारे डिफेंसिव वुंड्स थे। लेकिन फाइनली निकोलस ने उनको ओवरपावर कर लिया। जूलियाना फर्श पर गिर गई। उसी समय निकोलस ने अपनी
गन निकाली और सीधा अपनी माँ के सिर पर गोली मार दी। ये उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी थी। और उसी समय 48 इयर्स ओल्ड जूलियाना प्रॉस्पर की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। लेकिन अभी निकोलस का काम पूरा नहीं हुआ था। उसने अपनी माँ को मारने के बाद वहीं पर रखी एक बुक उठाई जिसका टाइटल था हाउ टू किल योर फैमिली। उसने केयरफुली अपनी माँ की बॉडी के ऊपर इस बुक को प्लेस कर दिया। वो दुनिया को एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। उसको पता था कि वो इस समय जो कुछ भी करेगा उससे आगे चलकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, और यही वो चाहता था। वो इस तरह की हरकतें करना चाहता था जिसके बारे में बाद में बात हो। जब उसने अपनी माँ पर गोली चलाई उसी समय उसकी बहन जज़ेल की आंख खुल गई, यानी कि वो जाग गई, क्योंकि अभी तक इस फ्लैट के अंदर 2 बार शॉटगन फायर हो चुकी थी। अब जज़ेल अपने कमरे से बाहर आई। वो देखना चाहती थी कि किस तरह का कमोशन उसके आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर निकोलस का प्लान था कि वो अपनी बहन को असॉल्ट करेगा, लेकिन अब उसका सारा का सारा प्लान मैस्ड अप हो चुका था। उसको अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ ने उसका सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया है। तो उसने इसी गुस्से में उस गन को उठाया और सीधा अपनी बहन के ऊपर शॉट्स फायर करने शुरू कर दिए। जब जज़ेल ने देखा कि इसने गन उठा ली है, मेरे ऊपर फायर करने वाला है, तो वो मुड़ी और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सिर के पीछे आकर एक शॉट लगा। लेकिन पता नहीं कैसे वो सीधा आगे की तरफ भागती रही, नीचे नहीं गिरी। यहां तक कि वो लिविंग रूम में पहुंच गई और एक टेबल के नीचे छुप गई। उसकी कंडीशन ऑब्वियसली उस समय बहुत खराब रही होगी। उसको गोली लगी थी। उसने अपनी माँ की लाश वहां पर पड़ी हुई देखी थी और उसका भाई उसके पीछे गन लेकर पड़ा था। पता नहीं उसकी मेंटल कंडीशन उस समय कैसी रही होगी। उस समय जज़ेल कुछ भी नहीं कर सकती थी, कहीं भी भाग नहीं सकती थी। और इधर जो निकोलस था वो पूरी तरह से अपनी किलिंग स्प्री पर था। उसको हर किसी की हत्या करनी थी। वो अपने बहन के पीछे पीछे लिविंग रूम में पहुंचा। उसने जज़ेल को टेबल के नीचे छुपा हुआ देख लिया था। उसने सीधा उसके फेस के ऊपर फायर किया। जैसा कि उसने अपने वीडियो में भी कहा था कि उसकी बहन का जो फेस है वो म्यूटिलेट कर दिया जाएगा, शायद वही उसने पूरा किया। एकदम क्लोज रेंज से उसके चेहरे पर गोली मारी और ऑब्वियसली उसी समय 13 इयर्स ओल्ड जज़ेल की मौत हो गई। लेकिन अभी निकोलस का काम पूरा नहीं हुआ था। फिलहाल उसका 16 इयर्स ओल्ड भाई कायल भी उसी घर में मौजूद था और उसकी भी हत्या करनी थी। कायल की भी अभी तक आंख खुल गई थी। वो अपनी माँ की बॉडी को हॉलवे में देख चुका था और इसी कारण से वो सीधा किचन की ओर भागता है और वहां से नाइफ उठाकर अपने आप को सबसे पहले आर्म कर लेता है। वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरह से डेस्परेट था। उसको पता चल चुका था कि ये सब कुछ किया धरा उसके भाई का है। अब तक जो निकोलस था वो भी सीधा किचन की ओर आ चुका था। उसने सीधा अपनी शॉटगन उठाई और अपने भाई के चेस्ट का निशाना लेते हुए पहली गोली चलाई। लेकिन इस गन शॉट से अभी तक काइल की मौत नहीं हुई थी। लेकिन वो जमीन पर गिर गया था, लेकिन लड़ने के लिए, सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इधर जो निकोलस था, अब उसने एक नाइफ उठाया, अपने भाई के ऊपर झुका और सीधा अपने भाई की छाती पर वार करने लगा। काइल लगातार अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। उसने अपने हाथ और पैर सिकोड़कर अपने पेट के ऊपर लगा लिए थे ताकि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर निकोलस वार ना कर पाए। लेकिन निकोलस हर जगह, यानी उसके पैरों पर, उसके गले पर, हर जगह वार करके उसको मारने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि काइल के चेहरे पर भी उसने कई बार चाकू मारा। काइल को ऑब्वियसली टेरिबल इंजरीज हुई और ये एक बहुत ही ज्यादा फ्रैंटिक, एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अटैक था। अभी तक निकोलस कम से कम 100 बार अपने भाई को चाकू मार चुका था, लेकिन अभी भी काइल जीवित था, जो कि एक चमत्कार था। अब निकोलस ने काइल के जो हाथ पैर थे उसकी चेस्ट से खींच खींच कर हटाने शुरू किए ताकि उसके पेट पर चाकू मार सके या उसकी छाती पर चाकू मार सके, और उसमें वो फाइनली कामयाब भी हो गया। अब सीधा उसने काइल की चेस्ट पर चाकू मारा और सीधे उसके लंग को पियर्स कर दिया। लेकिन अभी भी काइल लगातार लड़ने की कोशिश कर रहा था, निकोलस को दूर पुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद काइल चमत्कारिक तरीके से खड़ा हो गया और उसने भागना शुरू कर दिया। अब आप समझ ही सकते हैं कि उसको इतने ज्यादा घाव लगे थे, उसकी छाती पर वार हो चुका था, उसको गन शॉट लग चुका था, फिर भी वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। वो इतना कमजोर होने के बाद भी इस फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो निकोलस था उसके पास शॉटगन थी। उसने सीधा वो गन उठाई और अपने भाई के सिर का निशाना लेते हुए बिल्कुल पास आकर उसके सिर पर गोली मार दी। ट्रेजिकली इसी समय
अब 16 इयर्स ओल्ड काइल प्रॉस्पर भी मारा जा चुका था, वो भी अपने भाई के हाथों। अब चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। आगे चलकर इसको अब स्कूल जाना था, वहां पर किलिंग्स करनी थी, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर इतनी ज्यादा नॉइस हो चुकी थी, इतना ज्यादा शोर शराबा हो चुका था कि आसपास के सारे लोग जग चुके थे। उन्होंने लड़ने झगड़ने चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुन ली थी और इसी कारण से बहुत सारे नेबर्स अब तक जाग चुके थे। ये लोग पैनिक कर रहे थे कि आसपास क्या हो रहा है। उन्होंने गन शॉट्स की आवाजें भी सुन ली थी। वो ये भी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है और वो भी इनकी बिल्डिंग में। एक जो नेबर था वो अपनी नींद से जागा। उसको ये जो बैंगिंग की आवाजें थी समझ में नहीं आई कि शॉटगन की आवाजें हैं। उसे लगा कि पता नहीं किस तरह की आवाजें अगल बगल के फ्लैट से आ रही हैं। वो सीधा निकोलस के फ्लैट पर पहुंचा और उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया कंप्लेंट करने के लिए। वो चाहता था कि इन लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोले कि इस तरह की आवाजें मत करो, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जिस समय जो नेबर था दरवाजे पर खड़ा था, उसको पता नहीं था कि अंदर निकोलस उसी समय अपने भाई की हत्या कर रहा है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। लेकिन ये जो नेबर था उसने एक लड़के की ग्रोनिंग की आवाजें, जो कि दर्द में करा रहा है, चीख रहा है, ऐसी आवाजें बाहर से सुनी थी, जो कि ऑब्वियसली काइल की आवाजें रही होंगी। उसके बाद उसने गन शॉट की भी आवाज सुनी, जो कि वो समझ गया था कि गन शॉट की आवाज है। और अब नेबर समझ गया था कि अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है। उसने इमीडिएटली 999 डायल किया, जो कि वहां का इमरजेंसी नंबर है, और वहां से सीधा अपने घर पहुंचा और दरवाजा अच्छी तरीके से बंद कर लिया। ये जो नेबर था बहुत ज्यादा लकी था कि निकोलस ने इसको मारा नहीं, क्योंकि जिस तरह से उस समय निकोलस का मूड चल रहा था, वो किसी की भी हत्या कर सकता था। अगर वो दरवाजा खोलता, नेबर को देखता, तो 100% उसको भी शूट कर देता। अब ये जो नेबर था वो पुलिस वालों को फोन कर चुका था। आपको लग रहा होगा कि कुछ ही मिनट्स में पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए होंगे, लेकिन मल्टीपल गन शॉट्स की आवाजें सुनने के बाद, बहुत सारे फोन कॉल्स आने के बाद भी जो पुलिस वाले थे वो वहां पर 20 मिनट बाद पहुंचे, यानी कि अभी तक 20 मिनट हो चुके थे। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, वो लोग ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने में उन्होंने 20 मिनट्स लगाए। इधर जो निकोलस था वो यहाँ से अब तक ऑब्वियसली भाग चुका था। उसने अपनी शॉटगन को पैक कर लिया था, कुछ नाइफ्स उठा लिए थे, और वो अपनी हिस्ट्री की डेडलिएस्ट स्कूल शूटिंग करने के लिए घर से निकल चुका था। ये सब कुछ सीसीटीवी में देखा जा सकता है। वो फ्लैट से बाहर निकल रहा है 5:33 AM पर। उसने अपना ब्राइट येलो आउटफिट पहना हुआ है, उसके हाथ में एक डफल बैग है, और वो आराम से घर से बाहर निकलता है और सड़कों पर आराम से घूमता हुआ टहलता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा है। अब निकोलस तो वहां से जा चुका है। इधर फ्लैट पर 6 बजे करीब करीब पुलिस वाले पहुंचते हैं फाइनली, और तब उनको वहां पर हॉरर सीन दिखाई देता है। हर जगह खून ही खून था, हर जगह स्टेन्स थे। पूरे फ्लैट में बहुत सारे नाइव्स बिखरे पड़े थे। उसमें कुछ नाइव्स पूरी तरह से बैंड हो चुके थे, यानी कि अपने भाई को चाकू मारते मारते कई बार वो चाकू मुड़ जाते थे और वो नया चाकू उठा लेता था। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि एक फैमिली मर्डर का केस है। इन्होंने निकोलस की तलाश पूरी तरह से शुरू कर दी थी। उन्होंने नेबर से बातचीत की। नेबर्स ने बताया कि हाँ, केवल निकोलस ही इस फ्लैट में रहा करता था इन तीनों के अलावा, और उसका व्यवहार थोड़ा सा अजीब था। अभी तक तो पुलिस वालों को यह भी पता नहीं था कि वो स्कूल शूटिंग की प्लानिंग कर रहा है। वो वहां पर गया होगा शूटिंग करने के लिए, उनको कुछ भी पता नहीं था। वो निकोलस की तलाश इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पास गन थी, वो डेंजरस था, और उसने अपनी पूरी फैमिली की हत्या कर दी थी। अभी तो उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि आगे वो क्या करने वाला है। इधर अभी केवल 6 AM हो रहा था। स्कूल खुलने में अभी 3 घंटे बाकी थे। इसी कारण से इसने, यानी निकोलस ने प्लान किया था, जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि 8:30 पर अपने घर वालों को मारेगा, उसके बाद सीधा अपने घर से निकलकर स्कूल पहुंचेगा। वहां पर स्कूल खुल चुका होगा, अभी अभी स्कूल खुला होगा, वहां जाकर उसको बच्चों को मारना था। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका था, उसका प्लान खराब हो चुका था। अब उसके पास 3 घंटे थे, और ये 3 घंटे उसको एमलेसली वहीं पर घूमते हुए बिताने थे। अब उसको कहीं कहीं पर पुलिस सायरन्स सुनाई देने लगे। ऑब्वियसली वो समझ गया था कि उसी की तलाश चल रही है, और वो इंस्टेंटली पैनिक करने लगा। वो समझ गया था कि पुलिस वालों को उसकी फैमिली की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, और शायद उनको ये भी पता चल गया होगा कि मैं स्कूल शूटिंग्स करने वाला हूँ। उसको ऐसा लग रहा था, उसको पूरा यकीन था कि पुलिस वालों को पता है कि वो स्कूल में घुसने वाला है, और उसने ये भी मान लिया था कि अब वो ये शूटिंग कैरी आउट नहीं कर पाएगा। और उसका जो सपना था कि सबसे डेडली स्कूल शूटिंग वो करेगा, वो शायद सपना टूट चुका था, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस था। आपको पता ही है कि वो ये प्लानिंग पिछले 1 साल से कर रहा था, और उसको अब ये लग रहा था कि उसकी माँ ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। अपने आप को फॉल्ट में नहीं पा रहा था, वो अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी माँ को ब्लेम कर रहा था, जिनके कारण ये सारा का सारा प्लान फेल हो चुका था।
अब वो स्कूल के पास से हटके इधर उधर भागने लगा, छुपने की जगह ढूंढने लगा और उसने डिसाइड किया कि जो पास का वुडेड एरिया है, थोड़ा जंगल जैसा एरिया है, वो वहां पर जाकर छुप जाएगा। 6:22 AM पर वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और वहां पर छुपे हुए ही उसने अपना यूट्यूब वीडियो पोस्ट किया जो उसने एक रात पहले फिल्माया था। अगले करीब 2 घंटों तक निकोलस उन्हीं बुशेस में छुपा रहा। ऐसा नहीं था कि उस एरिया में पुलिस की गाड़ियां नहीं आ रही थी, पुलिस वाले हर जगह थे, हर जगह से सायरन्स की आवाजें आ रही थी और वो और ज्यादा पैनिक करता चला जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि पुलिस वालों को उसके प्लान के बारे में पता है, उन्हें पता है कि वो एक स्कूल शूटर बनना चाहता है और इसी कारण से वो उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे। निकोलस को अपने आप ही ये भी लगने लगा कि पुलिस वाले सारे के सारे जो स्कूल्स हैं उस लोकल एरिया में, उन सबको अब बंद करा दिया जाएगा, उनको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वो कभी भी अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएगा। वो अभी भी ये चाहता था कि वो किसी भी स्कूल में घुसकर शूटिंग कर दे, लेकिन उसने अपने आप ही ये मान लिया था कि सारे स्कूल अभी तक बंद करवा दिए होंगे पुलिस वालों ने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि निकोलस वहां पर 2 घंटों तक छुपा रहा बुशेस के पीछे, लेकिन अब उसने एक डिसीजन ले लिया था थैंकफुली, और उसने ये जो स्कूल शूटिंग का आइडिया था ये पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया था। अब ये इसको पूरा नहीं करने वाला था। उसने साथ ही एक डिसीजन और लिया, वो था सरेंडर का, यानी कि अब वो पुलिस वालों के सामने सरेंडर करना चाहता था। अब निकोलस उन बुशेस से बाहर निकलता है, वो अपनी शॉटगन वहीं पर नीचे छोड़ देता है, अपना डफल बैग भी छोड़ देता है। उसके बाद वो सीधा सड़कों पर चलते हुए पुलिस वालों की तलाश में जाने लगता है। रास्ते में उसको एक पुलिस कार दिखती है और आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि निकोलस एक पुलिस कार को खुद रोकता है, हाथ देकर रोकता है, यानी कि पुलिस वाले अभी भी उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, वो खुद उनके पास जाता है, उनको वेव करता है, उनकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करता है और तब पुलिस वाले उसकी ओर ध्यान देते हैं, गाड़ी रोकते हैं और बहुत सारे इनोसेंट लोग यानी कि आम लोग वहां पर खड़े हुए थे जिनके लिए निकोलस एक खतरा भी बन सकता था। पुलिस वालों को अभी भी ऐसा लग रहा था कि इसके पास शॉटगन हो सकती है, लेकिन थैंकफुली वो शॉटगन पीछे ही छोड़कर आ गया था, उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। अब पुलिस वाले निकोलस के पास जाते हैं, उसको हैंडकफ्स पहनाते हैं और सीधा उसको इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है। लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए उसका एक ही रिस्पॉन्स था, वो था नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। इसकी आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। Found your mum, your brother, and your sister. On your mum, or right next to her, is a book called How to Kill Your Family. Have you ever seen a book with a cover like that at your home address? No comment. Did it belong to you? No comment. Or did it belong to someone else living there? No comment. Have you ever touched that book? Because it was found right next to your mum. No comment. Was it just a coincidence that your mum fell where that book was? No comment. Have you read that book? No comment. Book with that title was right next to your mum. Has it got any significance? No comment. Have you been planning how to kill your family? No comment. Did you get any tips from that book? इस इंटेरोगेशन के बाद इसको मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए भी ले जाया जाता है, जहां पर इसका असेसमेंट किया जाता है। यहाँ पर जो निकोलस था अपना फुल कन्फेशन देता है। वो इस मेंटल हेल्थ डॉक्टर को बताता है कि किस तरह से उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया। साथ ही ये भी बताता है कि उसको अपने ओल्ड प्राइमरी स्कूल में जाना था, वहां पर भी 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स की हत्या करनी थी जिनकी उम्र 4 to 5 ईयर्स होती। इसके साथ ही उनके टीचर्स की भी हत्या करनी थी। ये सब सुनकर जो डॉक्टर्स थे, जो वहां का स्टाफ था, वो भी पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। ये सब तो उन्हें पता ही नहीं था। बाद में निकोलस अपने सेल में बैठकर एक 4 पेज का कन्फेशन लिखता है जिसमें वो सब कुछ डिटेल में लिखता है और इसी कारण से इस केस के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं। इस लेटर में वो अपनी माँ को बहुत सारी गालियां लिखता है, कहता है कि उसकी माँ ने ही सब कुछ बिगाड़ दिया और सब कुछ खराब कर दिया। वो लेटर में ये भी लिखता है कि माई प्लान वॉजंट स्टूपिड, आई वॉज एफिंग राइट, माई मदर इज अ स्टूपिड एफिंग काउ। तो ये इस लेटर की उसकी लैंग्वेज से बिल्कुल क्लियर है कि निकोलस बहुत ज्यादा नाराज था, स्पेशली अपनी माँ के साथ। इसके अलावा वो नेबर से भी नाराज था कि उसने पुलिस को फोन किया, उसने भी मेरा प्लान खराब किया, यानी कि अभी भी उसको इस बात का दुख था कि वो बच्चों को नहीं मार पाया। उसने इस लेटर में कोई भी रिमोर्स शो नहीं किया। उसने जो भी रिमोर्स, जो भी दुख व्यक्त किया, वो अपने लिए किया कि वो अपना प्लान पूरा नहीं कर पाया। और इसके बाद उसको 3 काउंट्स ऑफ मर्डर के लिए चार्ज किया गया और साथ ही उसके ऊपर चार्जेस लगे कि फायर आर्म रखा उसने बिना लाइसेंस के,
इसके अलावा उसने बहुत सारी लाइफ्स को खतरे में डाला। जो निकोलस था उसकी फर्स्ट कोर्ट अपीयरेंस हुई 16 सितंबर 2024 के दिन, यानी कि इस प्लान्ड स्कूल शूटिंग के 3 दिन बाद। इस हियरिंग के दौरान इसके पिता यानी कि रे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अभी अभी अपनी एक्स वाइफ को खोया था, अपने 2 बच्चों को खोया था, और साथ ही ये सब कुछ उनके तीसरे बच्चे ने किया था। तो इस दौरान वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपने बेटे से यानी कि निकोलस से अभी भी प्यार है। निकोलस का ट्रायल सेट किया गया था सितंबर के लिए, लेकिन बाद में उसको मार्च 2025 में यानी कि इसी साल में पुश कर दिया गया। और उसके बाद 24 फरवरी 2025 के दिन, यानी कि केस अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था अच्छी तरीके से, लेकिन निकोलस ने केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही गिल्टी प्लीड कर दिया ताकि उससे कोई भी पूछताछ ना हो। अब केवल सेंटेंस हियरिंग होनी थी, यानी कि फैसला सुनाया जाना था। जिस दिन सेंटेंस हियरिंग होनी थी, निकोलस ने अपने सेल से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन उसको जबरदस्ती सेल से बाहर निकाला गया, उसको कोर्ट लाया गया एक तरह से घसीट कर। लेकिन इस हियरिंग के दौरान वो पूरे टाइम फ्लोर की ओर देखता रहा, फर्श को घूरता रहा, और उसने अभी भी ना तो कोई रिमोर्स दिखाया ना कोई सिंपैथी दिखाई। अभी भी उसके अंदर केवल एक ही इमोशन दिख रहा था, वो था एंगर और रिग्रेट कि उसके सारे के सारे प्लान्स को रियून्ड कर दिया गया था। इस सेंटेंस हियरिंग के दौरान इसकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्कस किया गया। एक साइकेट्रिस्ट को भी यहाँ पर बुलाया गया जिसने कंक्लूड किया कि इसके अंदर एम्पैथी की कमी है, इसके अंदर एम्पैथी है ही नहीं, और इसी कारण से ये रिमोर्स फील नहीं कर सकता। ये भी पाया गया कि शायद निकोलस के अंदर अनडायग्नोज्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। लेकिन जज ने कहा कि इन सारी चीजों का इस सेंटेंसिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ ही एक होल लाइफ ऑर्डर को भी कंसीडर किया गया। ये जो होल लाइफ ऑर्डर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा सीरियस क्राइम्स के लिए दिए जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये भी जो केस था ये सबसे ज्यादा सीरियस केसेस में ही एक था, क्योंकि इसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, और उसके बाद ये पता नहीं कितने सारे बच्चों की हत्या करने वाला था, जो कि ये कर नहीं पाया। लेकिन इस समय क्योंकि निकोलस की एज केवल 18 ईयर्स थी और साथ ही उसने गिल्टी प्लीड किया था, इसी कारण से जज ने डिसाइड किया कि इस केस के लिए एक होल लाइफ ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। इसी कारण से निकोलस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई, जिसमें 49 ईयर्स के बाद पैरोल की गुंजाइश थी, यानी कि उस समय इसकी उम्र करीब 68 ईयर्स होगी। हालांकि ये होल लाइफ ऑर्डर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सजा काफी है, क्योंकि किसने देखा है कि आगे क्या होगा। ये 67 ईयर्स की एज में भी बाहर आएगा या नहीं आएगा, इसको पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि सही सजा मिली। वैसे तो इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि वहां पर मौत की सजा का प्रावधान ना हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की जान इसकी माँ ने बचाई, यानी कि निकोलस की माँ ने बचाई। वो हमेशा से एक बहुत अच्छी महिला रही थी, सबकी मदद करती थी, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसने इन बच्चों की भी मदद की, क्योंकि उसने खुद की जान दे दी, लेकिन इसी कारण से इसके सारे के सारे प्लान्स बिगड़ गए। और मैं ये भी सोचती हूँ कि वो बच्चे या उनके माँ बाप कितने ज्यादा डरे हुए होंगे जब उनको इस बारे में पता चला होगा कि यहाँ पर एक शूटिंग होने वाली थी और उनके बच्चे मारे जाने वाले थे। जब उनको ये पता चला होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील किया होगा। बाद में ऑब्वियसली किसी तरीके से उनके बच्चे फाइनली बच चुके थे। तो फिलहाल इस केस की इतनी ही जानकारी है। अगर कोई और जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो प्लीज आप बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा। एक एक कमेंट प्लीज जरूर कर दिया कीजिए, और साथ ही दूसरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। उसमें भी मैं मेहनत लगातार कर रही हूँ, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।